यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। जो प्रशिक्षार्थी लोकसभा, राज्यसभा या राज्य की विधानसभाओं के लिए रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत लाभदायक रहेगी। उनको अपनी गति बढ़ाने में बहुत लाभदायक रहेगी। हर डिक्टेशन में, जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं, कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों का प्रयोग करें, वाक्यांशों का प्रयोग करें, संक्षिप्त रेखाक्षरों का प्रयोग करें। अगर आप नियमानुसार इनका प्रयोग करते हैं तो आपको पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं आती। यदि मनगढ़ंत शब्द चिन्हों, वाक्यांशों या संक्षिप्त रेखाक्षरों का प्रयोग करते हैं तो वो आपको डिक्टेशन के बाद भूल भी सकते हैं। इसके अलावा डिक्टेशन के अंदर जब आप डिक्टेशन लिख लेते हैं तो उसके बाद इसका लिप्यंतरण भी अवश्य करें और लिप्यंतरण को मूल टेक्स्ट के साथ मिलान भी करें। जिन भी प्रशिक्षार्थियों को मानक प्रणाली पर आधारित इनकी आउटलाइनों की आवश्यकता हो, वो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या एसएमएस के द्वारा अगर मुझे सूचित करेंगे तो उनके व्हाट्सएप पर मानक प्रणाली पर आधारित आउटलाइन भी भेज दी जाएंगी। साथ ही इसके अंत में मानक प्रणाली पर आधारित आउटलाइन भी लिखी हुई है और इसकी एक वर्कबुक भी बनाई हुई है। आप वर्कबुक का प्रिंट ले सकते हैं या मुझे एसएमएस करेंगे तो तब भी मैं इसको उपलब्ध करा दूंगा। अब लिखते हैं डिक्टेशन। रेडी, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, आप किसानों को उपज की न तो अधिक कीमत दे रहे हैं और न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य किसानों का नजर नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप विचार करें कि आपके कार्यक्रम में कहां त्रुटि है, कहां कमी है। आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25% ज्यादा कर भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह पहले से ही टूटी हुई है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप किसानों के लिए इस तरह के साधन तैयार करें जिससे कि पैदावार को बढ़ा सके। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, वहां की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हमारे सदन के एक सदस्य ने आपको बताया था कि वहां लोगों को 200 रुपए एक दिन की मजदूरी मिलती है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहां पर कुछ विकास के कार्य किए जा सके। वह योजना भी अब फटाई में पड़ गई है। मैं आपका ध्यान इन समस्त बातों की ओर दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप इन सभी समस्याओं को कोई स्थायी हल निकालकर उनकी कठिनाई को दूर करें। महोदय, यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि रेलों में दूसरे दर्जे में बहुत अधिक भीड़ है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कोई मेला चल रहा है। आपके पास बहुत अच्छी व्यवस्था है तो आप दूसरे दर्जे के और अधिक डिब्बे क्यों नहीं लगाते, या आप जानबूझकर लगाना नहीं चाहते? लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की, मजदूर की और देहात में रहने वाले आदमी की चिंता नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहां से शक्ति आएगी? कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे? आप इन सब बातों पर विचार करें। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं। क्या किसानों को, मजदूरों को और देहात में रहने वाले आदमी को आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? माननीय सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं। क्या ये कृषि फार्म मुनाफे में चल रहे हैं? यदि कुल खर्च अधिकारियों, बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाए तो पता चलेगा कि ये सारे कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? जिस क्षेत्र में मैं आता हूं वहां एक पुल बना है। मैंने 10 वर्ष तक अपनी विधानसभा में इस पुल के लिए कोशिश की है।
जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने। उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था, यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और बताया गया कि अब यह पुल नहीं बनेगा। इन लोगों ने क्या कसूर किया है, मैं यह आपसे जानना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था, इस तरह की सहायता दी थी। हमारे नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी, अन्न की कमी कहीं नहीं थी। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी सदस्य पैदा करते हैं, जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए। ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझे। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को समझ नहीं पाते। इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए सरकार का इन सारी चीजों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सब से बचने का हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को करने के लिए काम मिले, देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले। और खादी कमीशन की जो योजना है वह एक अच्छी योजना है, वह ठीक तरह से चले। सौभाग्य से मैं भी आर्य समाज संगठन से संबंध रखता हूं। स्टॉप। यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की रिकॉर्ड की गई है। प्राय शिक्षार्थियों को अगर इसकी वर्कबुक की आवश्यकता है या इसकी आउटलाइन की आवश्यकता है, वो इसके अंत में लिखी हुई हैं। प्राय शिक्षार्थी उनका भी लाभ ले सकते हैं। ये एक वर्कबुक तैयार की गई है, आप इसका प्रिंट लेकर भी अभ्यास कर सकते हैं। ये भी प्राय शिक्षार्थियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगी। इसके अलावा मानक प्रणाली पर आधारित इसकी कुछ आउटलाइन भी बनाई हुई है। प्राय शिक्षार्थी यदि मानक प्रणाली पर आधारित अभ्यास कर रहे हैं या मानक प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं तो उनके लिए ये आउटलाइन बहुत अधिक लाभदायक रहेंगे। ये मानक प्रणाली पर एक आउटलाइन बनाई गई है, प्राय शिक्षार्थी इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां बहुत कोशिश की गई है कि वाक्य के अंत में वाक्यांशों का प्रयोग किया जाए, संक्षिप्त रेखाक्षरों का प्रयोग किया जाए। यदि प्राय शिक्षार्थी इनका प्रयोग करते हैं तो यहां से भी वो लाभ ले सकते हैं। और यदि आपको वर्कबुक की आवश्यकता हो या इन आउटलाइनों की आवश्यकता हो, आप एसएमएस करते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर या कोई मैसेज देते हैं या अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं तो उसके ऊपर आपके पास वर्कबुक और मानक प्रणाली पर आधारित ये आउटलाइन भेज दी जाएंगे। अंत में एक बार फिर सभी प्रशिक्षार्थियों को कहना चाहूंगा कि यदि आपने अपनी गति बढ़ानी है तो अधिक से अधिक अभ्यास करें। अभ्यास करते वक्त ध्यान रखें कि आपकी आउटलाइन छोटी होनी चाहिए। अभ्यास करते वक्त ध्यान रखें कि आपकी आउटलाइन सधी हुई बननी चाहिए। यदि आपकी आउटलाइन सधी हुई बनती है तो आपको पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अंत में प्रशिक्षार्थियों का धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।